नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है अपना YouTube चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से बायो का एक नए टॉपिक्स के साथ जो है आ गए हैं। जो जैसा कि आप लोग पता है, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे यानी पुष्पों में लैंगिक जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बताए थे, जिसमें कि बोले थे कि निषेचन से पूर्व घटनाएं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके निषेचन के द्रव्यमान जो घटित घटनाएं होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है निषेचन के पश्च घटनाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे निषेचन से पूर्व घटने वाली घटनाएं के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जो है यानी कि पढ़ रहे थे कि परागकोश क्या होता है, कल हम लोग पढ़े, ठीक है ना। उसके बाद जो है परागकोश का आज जो हम जैसे आंतरिक काट के बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक जैसे इसको अगर काट दिया जाए, ठीक है ना, तो इसके अंदर का जो कुछ पार्ट है उसके बारे में जो आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा कि परागकोश जैसे ही है, परागकोश को जैसे इसके को काट दिए तो ऊपर का जो दृश्य होगा, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा जो भाग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कल भी हम लोग बताए थे कि इसका जो बाह्य त्वचा हो गया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बाह्य त्वचा क्या होता है। उसके बाद जो है एंडोथीसियम होता है, एक मध्य परत होता है, उसके टेपिटम होता है, लघु बीजाणु, ये सब जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भाग जो हो जाएगा क्या, बाह्य त्वचा के बारे में, ठीक है। किसका बाह्य त्वचा हो गया, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी परागकोश के आंतरिक काट, मतलब उसके अंदर परागकोश के अंदर जो है कौन कौन से भाग पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो उसका बाह्य त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। आखिर बाह्य त्वचा क्या होता है, कहते हैं यह परागकोश की क्या होता है, सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है ना। अगर बाह्य त्वचा की बात किया जाए तो यह जो है परागकोश की क्या है, सबसे बाहरी त्वचा है, जो सबसे बाहर है। जैसा कि आप लोग को डायग्राम में भी दिख रहा है यहाँ, इस क्या है परागकोश का जो सबसे बाहरी त्वचा हो गया। अगर इसकी सुरक्षा, अगर इसका कार्य की बात किया जाए, आखिर इसका जो क्या भूमिका है, ठीक है ना, क्या कार्य है इसमें, परागकोश में जो है इसका क्या योगदान होता है, तो बोल देंगे कि इसका जो है काम होता है सुरक्षा प्रदान कर देना। किसको सुरक्षा प्रदान करता है, यानी परागकोश को। अगर पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि परागकोश को जो है सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो बोल देंगे परागकोश को सुरक्षा जो प्रदान करता है उसका बाह्य अस्तर, ठीक है। जो बाहर का जो अस्तर है, यानी कि बाह्य त्वचा भी बोलिए या बाह्य अस्तर बोलिए, ठीक है। यानी बाह्य त्वचा जो है वह क्या करता है, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी यह लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि परागकोश को का जो है सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो बोल देंगे क्या, बाह्य त्वचा। याद रखेंगे, यह बाह्य त्वचा क्या है, यह परागकोश का सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है ना। परागकोश का सबसे बाहरी परत, ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि परागकोश का जो है सबसे बाहरी परत कौन सा है, बोल देंगे बाह्य त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाह्य त्वचा, जिसका काम क्या है, जिसका जो कि परागकोश को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। याद रखेंगे, जो कि बाह्य आघात से सब जो है बचाने का काम करता है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि परागकोश को जो है बाह्य आघात से कौन बचाता है, तो जो बाह्य त्वचा है परागकोश में, वही जो उसको बाह्य आघात से क्या करता है, रक्षा करता है या बचाता है। दूसरा जो हम लोग इसमें भाग पढ़ेंगे परागकोश के अंदर, तो वह हो जाएगा एंडोथीसियम, जो कि बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे, देखिए पिक्चर में यहाँ पर दिख रहा होगा, खाली सा जगह है। उसके बाद जो है इसमें बिंदा बिंदा दिख रहा होगा, यह क्या है, एंडोथीसियम है, जो कि बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होता है। तो याद रखेंगे एंडोथीसियम क्या हो गया, यह जो बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होता है, ठीक है। पूछा जाता है कि परागकोश में जो है एंडोथीसियम कहाँ स्थित होता है, बोल देंगे बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे स्थित होता है क्या, एंडोथीसियम। और यह एक क्या होता है, एक स्तरीय होता है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि एंडोथीसियम कितने स्तरीय होता है, बोल देंगे यह एक स्तरीय होता है, मतलब इसमें केवल एक ही लेयर होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को डायग्राम में भी दिख रहा है, यह क्या है, एक स्तरीय है, ठीक है ना, एक स्तरीय होगा। और कहता है यह आर्द्रता ग्राही होता है। क्या होता है, ये जो एंडोथीसियम की जो बात की है, यह क्या होता है, आर्द्रता ग्राही, जो आर्द्रता को ग्रहण करने के इसमें गुण पाया जाता है, ठीक है ना। आर्द्रता ग्राही होने के कारण जो है यह परागकोश को क्या करता है, परागकोश
के स्फुटन में भी मदद करता है, परागकोश के स्फुटन में मदद करता है, यानी परागकोश के विकास करने में जो मदद करता है कौन? एंडोथीसियम। ये भी पूछा जाता है कि परागकोश के स्फुटन में जो कौन मदद करता है, तो बोल देंगे एंडोथीसियम जो है परागकोश के स्फुटन में क्या करता है? मदद करता है। जैसे परागकोश के अंदर जो है परागकण जो है परिपूर्ण रूप से जब बन जाता है, उसका जब स्फुटन होता है उसमें जो मदद कौन करता है? एंडोथीसियम। याद रखेंगे एंडोथीसियम क्या हो गया? बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे का एक स्तर होता है, ठीक है ना, और यह जो एक स्तरीय होगा, एंडोथीसियम क्या है? एक स्तरीय होगा, और उसके बाद इसमें जो गुण पाया जाता है आर्द्रता ग्राही का गुण पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एंडोथीसियम में कौन सा गुण पाया जाता है, या एंडोथीसियम कैसा होता है, तो निम्नलिखित में से बताना है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा, इसे आर्द्रता ग्राही होता है, ठीक है ना, तो आर्द्रता ग्राही हम लोग जो टिक लगा देंगे, यानी एंडोथीसियम क्या होता है? आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब आर्द्रता को यह जो है ग्रहण करता है, और इसी कारण से जो है यह क्या करता है? परागकोश के स्फुटन में भी मदद करता है। तो इतना इसमें जो है याद रखेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे होगा और यह एक स्तरीय होगा, उसके बाद यह आर्द्रता ग्राही होगा, जिसके कारण यह जो है परागकोश के स्फुटन में भी मदद करेगा। 3-4 पॉइंट जो इससे बनेगा, इसको आप लोग याद रखिए। दोनों पॉइंट आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि बाह्य त्वचा क्या होता है, एंडोथीसियम क्या होता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे मध्य स्तर, क्या है मध्य स्तर? जैसा देखिए डायग्राम में आप लोग झट इधर देखिए, पहले परागकोश हो गया, परागकोश का जैसे आंतरिक काट बना है यहाँ पर, उसके साथ पहला बताया क्या? बाहर का त्वचा है, उसके एंडोथीसियम इसके जस्ट नीचे, जस्ट इसके नीचे जब जाइएगा तो एक और लेयर यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो लेयर है इसको बोला जाता है क्या? इसके जस्ट यहाँ जो लेयर ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे क्या? मध्य परत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्य परत बोलेंगे। याद रखेंगे मध्य परत है, ठीक है ना। अगर मध्य परत की अगर बात किया जाए, कहते हैं यह स्तर जो 3 परतों से निर्मित होता है। अगर बात किया यानी 3 लेयर इसमें होता है, ठीक है, यानी 3 सतह होगा, 3 सतह से मिलकर के बना हुआ है। अब देखिए डायग्राम में तो इतना छोटा छोटा में तीनों लेयर तो दर्शा नहीं पाए हम, लेकिन आप लोग के पास जो बुक होगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या किसी भी अन्य पब्लिकेशन का हो, उसमें आप लोग जो है जाकर के इस डायग्राम को देखिए, ठीक है। वहाँ पर जो आपको सही तरीके से जो है पिक्चर आपको मिल जाएगा, वहाँ जो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर तो हम लोग एक काल्पनिक तौर पर जो है कोशिश किए आप लोग को समझाने का, यानी डायग्राम के माध्यम से। अब यहाँ ढूंढिएगा कि सर तो यहाँ 3 लेयर बनाए नहीं, ठीक है ना। हम तो एक कोशिश किए डायग्राम के रूप में जो है बनाने का, ठीक है ना। उसको अगर सही तरीके से अगर देखना है, आप जो अपने बुक जो भी आपके पास चाहे किसी भी राइटर का हो, उसमें आप जाइए, या जो है डायग्राम आपको मिल जाएगा, वहाँ गौर से देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे जो मध्य स्तर है यह कितना होता है? 3 परतों का होता है। तो याद रखेंगे मध्य स्तर कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का से निर्मित होता है। कहते हैं जो एंडोथीसियम के नीचे स्थित होता है, जो एंडोथीसियम जो है एंडोथीसियम के नीचे स्थित होगा, या ठीक है ना, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे तो स्थित होगा जो मध्य परत होगा, ठीक है। याद रखेंगे एंडोथीसियम के जस्ट नीचे होगा, ठीक है ना, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे। तो याद रखना जैसे कि बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे क्या था? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम से जस्ट नीचे क्या हो जाएगा? मध्य परत हो जाएगा। एंडोथीसियम से जस्ट नीचे ये वाला जो लेयर जो दिख रहा है एंडोथीसियम है, इसके जस्ट बाद एक देखिए एक लेयर यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो लेयर है ये क्या हो गया? टेपिटम आदि मध्य परत। क्या हो गया? मध्य परत हो गया। याद रखेंगे मध्य परत। और मध्य परत क्या होता है? यह एंडोथीसियम के नीचे स्थित होता है, और यह प्रायः नष्ट होकर के जो है बीजाणु जनन उत्तकों का जो पोषण प्रदान करता है, ठीक है ना। जो मध्य स्तर होता है यह जब नष्ट हो जाता है ना, यानी नष्ट होने के बाद जो है बीजाणु जनन जो कोशिकाएं हैं, ठीक है ना, बीजाणु जनन जो करेगा, बीजाणु जनन उत्तक या उसका जो कोशिका है उसको पोषण प्रदान करेगा कौन? मध्य स्तर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो बीजाणु जनन उत्तक है, यानी बीजाणु जनन को जो उत्तक को जो पोषण कौन प्रदान करता है? तो बोल देंगे मध्य परत। जब नष्ट हो जाता है तो वही मध्य परत जो है क्या करता है? जो बीजाणु जनन उत्तक है उसको पोषण प्रदान करता है,
यानी भोजन प्रदान करता है, याद रखेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मध्य स्तर क्या होता है। याद रखें सबसे पहला पॉइंट, इसमें देखिए क्या क्या याद रखने योग्य है। सबसे पहला तो याद रखेंगे कि मध्य स्तर में 3 परत का बना होगा ये, ठीक है, 3 परत से निर्मित है। उसके बाद यह याद रखेंगे एंडोथीसियम के जस्ट नीचे होता है और यह प्राय नष्ट होकर के क्या करता है, बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करता है। अगर ये सब याद नहीं भी रखते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन लाइन जिसमें हो जाएगा यह जो है मध्य स्तर नष्ट होकर के बीजाणु जनन को ऊतक को जो पोषण प्रदान करता है, यह लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि बीजाणु जनन ऊतक को जो पोषण कौन प्रदान करता है, बोल देंगे मध्य स्तर जो नष्ट होकर के क्या करता है, बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करता है। तो आप लोग आसानी से जो है मध्य स्तर भी समझ गए। उसके बाद जो है एक टेपिटम है, क्या है, टेपिटम कहते हैं यह प्रागधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है। जो यह प्रागधानी भित्ति है इसके सबसे भीतर की परत होता है टेपिटम, ठीक है, सबसे भीतर की परत। और टेपिटम जो है यानी टेपिटम की कोशिकाएं लंबी, बड़ी तथा बहुकेंद्रकीय हो सकती है, मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक होगा, क्या होगा, बहुत सारे केंद्रक हो सकता है, ठीक है। याद रखेंगे कि अगर पूछ दे जैसे कि पराग कोश का कौन सा ऐसा भाग है जो बहुकेंद्रकीय होता है, तो बोल देंगे टेपिटम जो है यानी पराग कोश का एकमात्र भाग टेपिटम जो है यह क्या होता है, बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकीय मतलब इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाएगा, तो याद रखेंगे। और टेपिटम जो होता है यह प्रागधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है, ठीक है ना। जो प्रागधानी अभी दिख रहा है वहाँ डायग्राम में, उसका जो है सबसे भीतर का परत होता है। आप लोग के पास जो बुक है, बुक में भी आप लोग जाकर के देखिए ध्यान से, तो वहाँ पर जो आप लोग को टेपिटम दिख जाएगा और वहाँ पर आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और यह याद रखना है कि यह क्या है, प्रागधानी भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है कि कोशिकाएं यानी इसका जो कोशिका होगा लंबी, बड़ी और बहुकेंद्रकीय होगा, ठीक है। तो याद रखना इसको भी। आगे जो हम लोग पढ़ लेंगे, देखिए यहाँ एक चर्चा हो रहा था कि यानी बीजाणु जनन ऊतक, ठीक है, तो उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। बीजाणु जनन ऊतक बोलिए या कोशिकाएं बोलिए, ठीक है। बीजाणु जनन ऊतक पूछा जाए या कोशिका पूछा जाए, ठीक है। बीजाणु जनन ऊतक पूछ दे या बीजाणु जनन कोशिका पूछ दे, अगर क्या होता है तो बोलेंगे परागकोश में टेपिटम के नीचे स्थित, ठीक है। कोशिका को बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। जो भी टेपिटम दिखाए, टेपिटम के जस्ट नीचे जो स्थित एक लेयर होगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बीजाणु जनन ऊतक बोलेंगे या उसको बीजाणु जनन कोशिकाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताए कि पराग कोश में टेपिटम के नीचे स्थित यानी कोशिकाओं को बीजाणु जनन कोशिकाएं या ऊतक कहते हैं। और एक कोशिकाएं जो है बाद में जो है प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका का जो है कार्य करने लगता है, ठीक है। कौन, अगर पूछा जाता है कि कौन सी कोशिकाएं या कौन सी ऊतक जो है बाद में जो है प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगता है, तो बोल देंगे बीजाणु जनन ऊतक या कोशिकाएं जो हैं बाद में क्या होता है, प्राग मातृ कोशिका, ठीक है ना। प्राग मातृ कोशिकाएं मतलब यानी वैसा कोशिका जो पराग का जो है निर्माण करेगा, यानी परागकण का निर्माण करेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्राग मातृ कोशिकाएं बोलेंगे। यानी प्राग मातृ कोशिकाएं या लघु बीजाणु कोशिका की तरह जो कार्य करने लगेगा। या इसको उल्टे दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है कि यानी जो है यानी कौन जो है प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगता है बाद में, तो बोल देंगे बीजाणु जनन ऊतक या बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है क्या होता है, या बाद में जो है प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह जो कार्य करने लगता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो ये था 5 पॉइंट जो कि पराग कोश के आंतरिक संरचना से रिलेटेड था, यानी इसके आंतरिक भाग जो 5 हम लोग आज बताए हैं, यह एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको जो है ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगर एक बार में समझ ना आए दोबारा वीडियो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में, उसके बाद जो है उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और डायग्राम जो है आप लोग ये डायग्राम भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो डायग्राम भी जो कोशिश कीजिए बनाने का,
ठीक है ना। आपके पास बुक तो होगा ही, उस बुक में से जो है देख करके डायग्राम जो है कोशिश कीजिए बनाने का। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि भविष्य में जो भी हम वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे। देखिए इस चैनल पर जो है पूरा डिटेल से क्लास 12 का जो है पूरा सिलेबस जो हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जुड़ने से आपको बहुत जो है बेनिफिट हो सकता है, इसलिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते